हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ पॉलिटी की अगली क्लास लेकर। एंड आज हम लोग देखेंगे कंपोजिशन ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार का संगठन। तो एक बार सभी लोग जुड़ जाएंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हेलो अंकित, साक्षी, सैफ, दीपक, हसदा, रोहन, विश्वजीत, रमन, राजा, राहुल, फंटूस, साकेत, बाकी बच्चे भी एक बार जुड़ जाएंगे। हेलो रितु, विष्णु, प्रवीण, अर्पिता। चलिए सभी लोग जुड़ चुके हैं तो लेट्स स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि जो यूनियन है वो इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन क्या होता है, मतलब अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ क्या है, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ क्या है, और विनाशी राज्यों का विनाशी संघ क्या होता है। अब हम लोग आज बात करने वाले हैं गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट यानी सरकार। आप लोग बताइए सरकार से आप लोग क्या समझते हैं? हाँ जी, बताओ आप लोग सरकार का मतलब क्या समझते हो? व्हाट इज मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट, बताइए। एनीवन? सरकार देश की देख रेख को समझता है। ओके, ठीक है। और बाकी बच्चे भी, जो भी पता है आप बताइए। वो रूल ओवर द, हु रूल ओवर द स्टेट, ठीक है, हु कंट्रोल्स द स्टेट, ठीक है, ठीक है। ओके, चलिए। देखिए सरकार क्या है ना, मतलब एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसी संस्था है जो कि क्या करती है, अपने देश के नागरिकों के विकास और कल्याण के लिए क्या करती है, कार्य करती है। हम एन इंस्टीट्यूशन, एक ऐसी संस्था है, एन इंस्टीट्यूशन विच वर्क फॉर डेवलपमेंट and welfare of their citizens। एक ऐसी संस्था जो अपने नागरिकों के विकास एवं कल्याण के लिए कार्य करे। ठीक है, एक ऐसी संस्था जो अपने नागरिकों के विकास और कल्याण के लिए क्या करे, विकास और कल्याण के लिए कार्य करे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सरकार कहेंगे। अब ये सरकार देखिए कई प्रकार के हो सकते हैं। सरकार आपका डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकता है। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर बात करें तो वहां पर क्या होता है, वहां पर लोग खुद अपनी सरकार को चुनते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो ऑटोक्रेसी हो सकता है। ऑटोक्रेसी में यानी कि जहां पर किंग क्या करता है, अपने सिटीजन के ऊपर क्या करता है, रूल करता है। इसी तरह गवर्नमेंट के और भी टाइप हैं, अरिस्टोक्रेसी है, थियोक्रेसी है, प्लूटोक्रेसी है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हम लोग बात करेंगे जब आगे चलेंगे कि अलग अलग प्रकार की गवर्नमेंट में कैसे रूल होता है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन याद रखिएगा जो गवर्नमेंट है, जैसे हमारे शरीर के अलग अलग अंग हैं, है ना, जैसे आंख है जिससे हम देखते हैं, कान है सुनते हैं, नाक है उससे स्मेल करते हैं, है ना। उसी तरह सरकार के भी क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं।
अलग अलग फंक्शन के लिए सरकार के अलग अलग क्या होते हैं, अंग होते हैं। एंड याद रखिएगा ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या क्या है, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट या फिर सरकार के अंग। तो सरकार के कितने अंग होते हैं, तो याद रखिएगा सरकार के जो अंग होते हैं दैट इज थ्री ऑर्गन्स होते हैं सरकार के। कौन कौन सा होता है, एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं लेजिस्लेटिव। क्या काम होता है इन सब का, अभी हम लोग डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विधायिका, क्या बोलते हैं, विधायिका। सेकंड जो ऑर्गन होता है गवर्नमेंट का दैट इज एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव और वी कैन से कार्यपालिका। एंड थर्ड ऑर्गन जो होता है गवर्नमेंट का दैट इज जुडिशियरी, जुडिशियरी या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, न्यायपालिका, न्यायपालिका। अब ये अलग अलग क्या है, सरकार के अंग हैं, ऑर्गन हैं। अब इसके क्या होंगे, अलग अलग फंक्शन होंगे। जैसे लेजिस्लेटिव की बात करेंगे, लेजिस्लेटिव का क्या काम होगा, उसी तरह एग्जीक्यूटिव का क्या काम होगा, जुडिशियरी का क्या काम होगा, है ना, ये कैसे वर्क करती है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले आप इसे लिखेंगे, फिर हम लोग चलते हैं इसके आगे कि व्हाट इज फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव, व्हाट इज फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, व्हाट इज फंक्शन ऑफ जुडिशियरी। एक एक करके हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। पहले आप इसे लिखो, देन वी विल गो इनटू डीपर। बिल्कुल एकदम बेसिक से एक एक चीज को समझते हुए चलना है, बिल्कुल बेसिक से। अभी आपका पहला 7-8 दिन मोटा मोटी चलेगा आपका पूरा बेसिक, मतलब ताकि आपको आगे की चीजों को समझने में कोई समस्या नहीं हो, है ना। तभी हम बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजों की बात करेंगे, है ना। यहां तक बात समझ में आ गई सबको, कैन आई मूव। आगे चलें, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला ऑर्गन जो है लेजिस्लेटिव, अब इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। या जिसे हम क्या कह रहे हैं, विधायिका। इसका काम क्या होता है, लेजिस्लेट करना। लेजिस्लेट करना मतलब क्या, कानून का निर्माण करना, टू मेक लॉ, कानून का निर्माण करना। ठीक है, इसका काम क्या है, कानून का निर्माण करना कि आखिर जो लोग हैं उनका वेलफेयर कैसे हो, उसका डेवलपमेंट कैसे हो, उस पर शासन कैसे हो, उसको लेकर के ये क्या करती है, लॉ बनाती है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा देश है भारत की अगर हम बात करें, तो भारत में कानून बनाने की सबसे जो बड़ी संस्था है, जो पूरे इंटायर कंट्री के लिए कानून बनाती है, पूरे देश के लिए जो कानून बनाती है, वो संस्था कौन सी है, कोई बता सकते हैं, विच इज द लार्जेस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी इन इंडिया, जो कि पूरे देश के लिए कानून निर्माण का काम करती है। अब देखिए हम लोग यहीं पर बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं, दैट इज पार्लियामेंट। अब हमारे देश के अंदर क्या है कि केंद्र, पूरे देश की एक सरकार होती है जिसे हम क्या कहते हैं, यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए हमारे देश के अंदर जो सरकार है, एक तो है आपका पूरे देश के लिए जिसे क्या कहा जाता है, यूनियन गवर्नमेंट, या जिसे हम क्या कहते हैं, संघ की सरकार, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्र सरकार भी कहते हैं। संघ की सरकार या फिर इसी को क्या कहा जाता है, केंद्र सरकार भी कहते हैं, है ना। अब केंद्र सरकार का जो विधायी अंग है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार जो है उसका विधायी अंग क्या है, उसके विधायी अंग को हम लोग क्या बोलते हैं, उसके विधायी अंग को बोलते हैं पार्लियामेंट, या फिर जिसे हम कहते हैं संसद। और आप लोगों को ये पता होगा कि संसद का जो गठन होता है आर्टिकल 79 के तहत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है।
इसी तरह हर राज्य के अंदर, जैसे हमारे देश में 28 राज्य है, 8 यूनियन टेरिटरी है, यानी कि 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये 28 राज्यों में अपनी अलग सरकार है जो कि उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए क्या कर रही है, कानून बनाने का काम कर रही है। तो आर्टिकल 79 क्या कहता है कि पार्लियामेंट का गठन किससे किससे मिलकर होगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होगा। इसी प्रकार याद रखिएगा, हर स्टेट में क्या होती है, अपनी गवर्नमेंट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, राज्य सरकार कहते हैं। और राज्य सरकार का जो विधायी अंग होता है उसे पार्लियामेंट कहेंगे क्या, नो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम कहते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। क्या बोलते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर, या फिर क्या बोलते हैं उसको, राज्य विधानमंडल। जैसे आपको पता है कि पार्लियामेंट का गठन किसके तहत होता है, आर्टिकल 79 के तहत। यहां पर मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, इसका गठन जो होता है एज पर प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 79। उसी तरह यहां पर याद रखिएगा, ये जो स्टेट लेजिस्लेचर है इसका गठन किस आर्टिकल के तहत होता है, आर्टिकल 168 के तहत। हमारे संविधान में एक आर्टिकल है 168, वो हर स्टेट के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर की बात करता है। अभी तक हमने क्या समझा, अभी तक हमने समझा कि सरकार है, सरकार के 3 ऑर्गन्स हैं, एक है लेजिस्लेटिव और एक है एग्जीक्यूटिव और एक है जुडिशियल। लेजिस्लेटिव यानी विधायी का जो काम होता है लेजिस्लेट करना, यानी कि कानून का निर्माण करना, जिसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, नागरिकों का कल्याण के लिए, नागरिकों के विकास के लिए, या फिर नागरिकों पर रूल करने के लिए क्या करेंगे, कानून बनाएंगे। अब हमारे देश के अंदर क्या है ना कि केंद्र में अपनी अलग सरकार है और राज्य में अपनी अलग सरकार है। जो केंद्र सरकार का जो विधायिका है उसे हम लोग संसद कहते हैं, और राज्य सरकार की जो विधायिका है उसे हम राज्य विधानमंडल कहते हैं। संसद का गठन आर्टिकल 79 के तहत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है। और स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो देखिए, हमारे देश के अंदर क्या है, दो स्टेट लेजिस्लेचर में 2 तरह का लेजिस्लेचर है। एक है यूनिकैमरल, जिसे हम कहते हैं एक सदनीय विधानमंडल, और एक है बाइकैमरल या फिर जिसे हम कहते हैं द्विसदनीय विधानमंडल या द्विसदनात्मक विधानमंडल। बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब जहां पर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, यानी कि एक सदनात्मक विधानमंडल है, वहां पर इस राज्य विधानमंडल का गठन कैसे होगा, विधानसभा से और राज्यपाल से मिलकर। वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली होगी और राज्यपाल से मिलकर क्या होगा, आपका राज्य विधानमंडल का गठन होगा, जहां पर एक सदनीय विधानमंडल है जिन राज्यों में। और 6 स्टेट ऐसे हैं, 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर क्या है, द्विसदनीय विधानमंडल है, द्विसदनात्मक विधानमंडल है या फिर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। वहां पर जो विधानमंडल का गठन होता है विधानसभा प्लस विधान परिषद प्लस गवर्नर, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल और गवर्नर, इन तीनों से मिलकर होता है। और ऐसे 6 राज्य कौन कौन से हैं, तो यूपी है, बिहार है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है और तेलंगाना है। क्लियर है यहां तक, ठीक, बात समझ में आ गई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो पहले बताइए। अब हम बात करेंगे कि जो पार्लियामेंट है वो कौन कौन सा, किसके किसके ऊपर कानून बनाएगी। हाँ, फिर स्टेट लेजिस्लेचर किसके लिए कानून बनाती है, इसे पहले हम लोग देखेंगे। कानून बनता कैसे है, क्या प्रोसेस है, उसे हम लोग देखेंगे। अभी बिल्कुल बेसिक चलेगा, एक एक पॉइंट बेसिक हम लोग चलेंगे, ठीक है। और एक बच्चे ने सवाल पूछा कि सर हमारे देश के अंदर राज्य का नाम कौन बदल सकती है, तो याद रखिएगा पार्लियामेंट बदल सकती है। पार्लियामेंट को यह पावर किसके तहत है, आर्टिकल 3 के तहत है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? देखिए आर्टिकल इज डिफरेंट एंड सेक्शन, जो धारा होता है ना दैट इज डिफरेंट। धारा जो होता है वो आपका आईपीसी, सीआरपीसी, जो आपका अभी बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, उसके अंदर सेक्शन डिफरेंट है, वो सेक्शन होता है। आर्टिकल को बेसिकली हिंदी में हम लोग अनुच्छेद कहते हैं। आर्टिकल इज पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, ठीक है। आर्टिकल को हिंदी में हम लोग अनुच्छेद कहते हैं, ना कि धारा। धारा इज अनिसा सेक्शन, वो किसका पार्ट होता है, वो आईपीसी का, सीआरपीसी का, जो बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता है, उसके अंदर सेक्शंस हैं,
ओके, तो इसमें फर्क है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताइए। ओके, मैंने क्या बताया कि जो 6 राज्य हैं ना, 6 राज्य में क्या होता है, 2 सदन होते हैं वहां के विधानमंडल में। 22 स्टेट में सिर्फ और सिर्फ क्या है आपका, एक सदन, दैट इज विधानसभा। लेकिन 6 स्टेट ऐसा है ना जहां पर वहां का जो विधानमंडल है वहां पर 2-2 हाउसेस है। जैसे हमारे पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउसेस है, संसद में 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा। उसी तरह 6 स्टेट ऐसा है जहां पर कि 2 सदन है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। इसलिए उन 6 राज्यों में जो विधानमंडल का गठन होता है, राज्य विधानमंडल का, वो कैसे होता है, विधानसभा प्लस विधान परिषद प्लस राज्यपाल से मिलकर, 6 राज्यों में। और बाकी के जो 22 स्टेट हैं वहां पर गठन कैसे होता है, तो विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर। सिर्फ आ गया समझ में? सैफ अली जी, इसके ऊपर जब हम लेजिस्लेटिव काउंसिल में आएंगे हम बताएंगे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है कई राज्यों में है, कुछ राज्यों में है, कुछ राज्यों में क्यों नहीं है ना, क्या इसका पर्पस है ना, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है अंकित, सारा कुछ लिखाएंगे बाबू, जब हम आएंगे ना उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वी विल डिस्कस, एक एक पॉइंट को आपको लिखाएंगे। नोट्स के लिए आप चिंता मत करिए, एक एक पॉइंट लिखाया जाएगा, जितने फैक्ट्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सब लिखाएंगे। अभी आपको बस बेसिक, मैं आपका ना अभी कहता है ना बेस तैयार कर रहा हूं सिर्फ, है ना, अभी सिर्फ आपका बेस बना रहे हैं ताकि जब बिल्डिंग बनाए आपके लिए तो आपको फिर उस समय ऐसा नहीं हो कि कुछ चीजें समझ में ना आए। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब देखिए कानून बनने की प्रक्रिया क्या होती है, पहले आप ये समझ लो। जब भी कोई कानून बनता है ना, जैसे केंद्र सरकार की अगर हम बात करें, सेम यही प्रोसेस राज्य सरकार में भी होता है। कानून बनने के लिए क्या होता है, पहले एक बिल लाया जाता है। क्या लाते हैं? एक बिल। ठीक है, कानून बनने की क्या प्रक्रिया होती है आप ये समझो। पहले क्या करते हैं, एक बिल यानी कि एक विधेयक लाते हैं जिसके अंदर उस कानून से रिलेटेड क्या होते हैं, प्रोविजंस होते हैं, है ना। अब ये विधेयक जो होता है, हाँ, ये जो विधेयक होता है, इस विधेयक को हम संसद के किसी भी सदन में इंट्रोड्यूस करेंगे, वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, है ना, वो दोनों में से किसी में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। कुछ ऐसी बिल्स हैं, कुछ ऐसे विधेयक हैं जो कि सिर्फ राज्यसभा में आते हैं, कुछ ऐसे विधेयक हैं जो सिर्फ लोकसभा में आते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नॉर्मली जो ऑर्डिनरी बिल, जो साधारण विधेयक वगैरह होता है, वो दोनों में से किसी सदन में आ सकता है। अब इस बिल को पहले क्या करेंगे, दोनों सदन से पास करा जाता है, जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस है ना, लोकसभा है राज्यसभा है, इस दोनों से पारित होगा और फिर ये जाता है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास, है ना। और जब राष्ट्रपति के पास जाता है ये बिल, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, इस बिल के ऊपर अपना क्या करते हैं, सहमति देते हैं। क्या बोल देते हैं, अपना सहमति देते हैं, असेंट देते हैं। तो ये क्या बनता है आपका, ये बन जाता है एक्ट। अब ये एक्ट जैसे बना तो ऐसा नहीं है कि एक्ट बनते ही लागू हो गया, नो, ये एक्ट बना। अब उस एक्ट को लागू करने के लिए कौन लागू करेगी, इसका काम था क्या करना, कानून को बना देना, कानून को लागू करना इसका काम नहीं है। अब इस कानून को लागू करने के लिए प्रोविजंस बनाएगी कि कैसे इस कानून को लागू किया जाए। उसके लिए एग्जीक्यूटिव क्या करेगी, अब उसके लिए प्रोविजंस बनाएगी उस कानून का। अच्छा, ये कानून है तो इसको कैसे लागू करना है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, 2019 में पार्लियामेंट ने क्या किया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बनाया। 2019 में सिटीजनशिप एक्ट में संशोधन करके सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बनाया, नागरिकता संशोधन अधिनियम, है ना। वो बना कब, 2019 में बना था, लेकिन पिछले साल क्या किया गया है, उसे लागू किया गया है। क्योंकि उसको बन गया तो ऐसा नहीं कि बनने के साथ वो अपने आप लागू हो जाएगा, नहीं, बनता है, बनने के बाद अब वो कैसे उस कानून को लागू किया जाए, उसके लिए एग्जीक्यूटिव क्या करेगी, पॉइंट्स तैयार करेगा, चाहिए ये इन तरीके से क्या करेंगे हम इस कानून को लागू करेंगे, है ना। तो उसके लिए एग्जीक्यूटिव यानी होम मिनिस्ट्री ने उसके लिए कई सारे प्रोविजंस बनाए, तब जाकर के पिछले साल उस कानून को लागू किया गया। जैसे अगर हम बात करें वर्तमान में, एक हमारे संविधान में संशोधन हुआ, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, 106वां संविधान संशोधन, है ना, 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत आपको पता है लोकसभा
और विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व की गई, है ना, 106वां संविधान संशोधन, है ना। तो ये जो है अब 106वां संविधान संशोधन पारित हो गया, लेकिन अभी वो लागू हुआ है नहीं। लागू कब होगा? तो लागू करने का काम उसका किसको है? एग्जीक्यूटिव का है। तो वो एग्जीक्यूटिव क्या करेगी? उसे लागू करेगी। इसका काम है जस्ट कानून को क्या करना, बस बनाना, यहीं तक इसका काम सीमित है। ये कानून को लागू नहीं कर सकती है। क्लियर है पॉइंट? बिल जो लाते हैं वो देखिए, बिल होता है ना राज, हम लोग आगे बात करेंगे। तो बिल दो तरह के होते हैं, गवर्नमेंट बिल होता है, सरकारी विधेयक होता है, निजी सदस्य विधेयक होता है। तो सरकारी विधेयक जो होता है उसको मिनिस्टर लाते हैं, निजी सदस्य विधेयक को कोई और भी एमपी ला सकता है, लोकसभा का या राज्यसभा का कोई और भी सदस्य ला सकता है। वो वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी ये कैसे बनता है कानून, आपको समझ में आया? इसलिए कहते हैं कि पार्लियामेंट जो है किससे किससे मिलकर बना है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना है। ठीक है, क्योंकि इन यही तीनों का रोल होता है किसमें? कानून के निर्माण में। ठीक है, अब ये जो पार्लियामेंट है, याद रखिएगा, संसद पूरे भारत के लिए कानून बना सकती है ना। संसद पूरे भारत के लिए क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। संसद क्या कर सकती है? पूरे भारत के लिए कानून बना सकती है, यानी पार्लियामेंट कैन मेक लॉ, पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर इंटायर कंट्री और इंटायर इंडिया, इंटायर कंट्री और इंटायर इंडिया। पूरे देश के लिए कानून बनाएगी, पूरे भारत के लिए कानून बनाएगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, दूसरी बात करें। अब देखिए, हमारे देश के अंदर क्या है ना, कई सारे मामले हैं, बिल्कुल टाइम दिया जाता है लागू करने के लिए, है ना। लागू करने के लिए टाइम दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आज कानून बना कल से लागू हो जाएगा, नहीं, उसको लागू होने में समय लगता है। ठीक है, बात समझ में आए? अब देखिए, ये जो है हमारे देश के अंदर अब क्या है, कई सारे विषय हैं। मान लीजिए कृषि है, एग्रीकल्चर, एजुकेशन है ना, उसके बाद सिटीजनशिप है, बैंकिंग है, हाईवेज है, हेल्थ है, पॉपुलेशन है। ठीक है, इस तरह कई सारे विषय हैं। अब ये अलग अलग विषय पर कानून कौन बनाएगी? ये मतलब डिसाइड होगा ना कि संसद जो है, पार्लियामेंट जो है, वो किन सब्जेक्ट पर कानून बनाएगी, स्टेट जो है वो किस सब्जेक्ट पर कानून बनाएगी। इसके लिए तो डिसाइड होगा मामला। सर राष्ट्रपति को संसद का डेफिनेटली मानेंगे, विदाउट राष्ट्रपति पार्लियामेंट कैसे? पार्लियामेंट का इंपॉर्टेंट ऑर्गन है प्रेसिडेंट, है ना। अब देखिए, हम लोग जब बात करते हैं तो हमारे संविधान है, याद रखिएगा, और हमारे संविधान में एक अनुसूची है, 7वीं अनुसूची, 7th शेड्यूल है। और 7th शेड्यूल की बात करते हैं तो वहां पर याद रखिएगा, बकायदा कह दिया गया है, भाई साहब देखो ये संघ सूची है, समझिएगा कौन सी अनुसूची है ये? 7वीं अनुसूची, 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल में साफ साफ यहां पर लिख दिया गया है, भाई देखो ये संघ सूची है, यानी कि ये यूनियन लिस्ट है, और इस यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट है। कितना विषय है? 100 विषय है, 100 सब्जेक्ट है। इसके अंदर जैसे आपका सब्जेक्ट है सिटीजनशिप हो गया, बैंकिंग हो गया, है ना, और भी कई सारे ऐसे मैटर्स हैं। और साफ साफ कह दिया है हमारे संविधान ने कि ये जो संघ सूची के अंदर जो 100 विषय है, इस पर कानून कौन बनाएगी? इस पर कानून बनाएगी पार्लियामेंट। इस यानी कि इन सब्जेक्ट पर, इस विषयों पर जो है राज्य सरकारें कानून नहीं बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट जो है कानून नहीं बना सकती है। ठीक, दूसरी बात करें तो दूसरा क्या है यहां पर? राज्य सूची है एक, राज्य सूची, या फिर जिसे क्या कहा जाता है? स्टेट लिस्ट। इसके अंदर कई सारे मैटर हैं, कई सारे मामले हैं इसके अंदर, है ना। इसके अंदर टोटल याद रखिएगा कितने विषय हैं वर्तमान में? तो 61 विषय हैं इसमें, 61 सब्जेक्ट हैं इसमें।
और हमारे संविधान ने साफ साफ कह दिया है कि इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? राज्य विधानमंडल को होगा। यानी राज्य सरकारें जो है ये इसके ऊपर क्या करेगी? कानून बनाएगी। स्टेट लेजिस्लेचर जो है इसके ऊपर क्या करेगी? कानून बनाएगी। समझिएगा ध्यान से। यानी कि पार्लियामेंट और स्टेट के बीच में कोई, केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में कोई विवाद ना हो कि भैया आप किस पर कानून बनाएंगे, हम किस पर कानून बनाएंगे। संवैधानिक का कोई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। हम यहां पर क्या है, साफ साफ हमने लिख दिया है 7वीं अनुसूची में कि राज्य सरकार किस पर कानून बनाएगी, केंद्र सरकार किस पर कानून बनाएगी। लेकिन कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिसमें कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, और ऐसे विषयों को, ऐसे मैटर्स को कहां पर डाला गया है? इसको डाला गया है किधर? समवर्ती सूची में। और मेरा सवाल है आप लोगों से, आप लोग ये बताएंगे ये कंकरेंट लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, कंकरेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट हमने किस देश के संविधान से लिया है? याद रखिएगा ये जो समवर्ती सूची है इसमें दोनों कानून बनाए, दोनों यानी कौन? पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों कानून बनाए। ठीक, बात को ध्यान से समझिएगा। और मेरा सवाल है कि ये जो कंकरेंट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है? दिस कॉन्सेप्ट वी हैव टेकन फ्रॉम वेयर? फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ये जो हमने प्रावधान लिया है कंकरेंट लिस्ट का, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और इसमें सब्जेक्ट कितना है? पहले तो सब्जेक्ट लिख लीजिए। इसमें 52 सब्जेक्ट, 52 सब्जेक्ट हैं प्रेजेंट में। यानी कि प्रेजेंट में इसमें कितने विषय हैं? 52 विषय हैं, है ना। और इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? दोनों को होता है। ठीक, अब समझो। ठीक है, अब समझो। अब मान लीजिए सर, ये तो आपने बता दिया कि 100 विषय यहां पर है, 61 यहां पर है, 52 यहां पर। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा सब्जेक्ट आ गया जो कि इस तीनों लिस्ट में कहीं पर नहीं होगा, फिर तो झगड़ा होगा ना, है ना। फिर तो झगड़ा होगा। आखिर कोई अगर ऐसा विषय आ गया जो कि ना तो 100 इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा फिर? तो उस झगड़े को भी समाप्त कर दिया हमारे संविधान ने। हमारे संविधान के अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 248। और आर्टिकल 248 क्या कहता है? तो वहां पर लिखा गया है आर्टिकल 248 में कि रेजिडुअरी पावर, रेजिडुअरी पावर इज वेस्टेड इन सेंटर। हिंदी में लिख लीजिएगा, अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होगी। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होगी। यानी कि अगर ऐसा कोई विषय है जो कि इस तीनों लिस्ट में से कहीं पर भी नहीं है, तो वैसे विषय को क्या कहेंगे हम लोग? अवशिष्ट विषय कहेंगे। वैसे सब्जेक्ट को क्या कहेंगे? रेजिडुअरी सब्जेक्ट कहेंगे। और वैसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? पार्लियामेंट को होगा। सारा झगड़ा खत्म। यानी आपको यह पता चल गया कि जो संसद है, संसद क्या करती है? इस यूनियन लिस्ट और किस लिस्ट पर? कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पर कानून बनाती है। संसद किस सूची पर? संघ सूची तथा समवर्ती सूची के विषयों पर क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना सकती है। यानी पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट ऑफ, पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक सभी को बात समझ में आई? तो पहले आप इससे लिखो, फिर हम लोग चलते हैं इसके आगे। जो कुछ भी संविधान बनने के बाद आया है वो सब अवशिष्ट सूची का अंग है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, है ना। कंकरेंट लिस्ट जो होता है ना उधर, कंकरेंट लिस्ट में वैसे विषय हैं जैसे कि उसमें फॉरेस्ट है, एजुकेशन है ना, उसके बाद उसमें वाइल्ड लाइफ है ना, और भी कई सारी चीजें हैं उसके अंदर। तो जो कंकरेंट लिस्ट के अंदर जो विषय है ना,
उसके ऊपर केंद्र सरकारें भी कानून बनाती है और राज्य सरकारें भी कानून बनाती है, दोनों कानून बना सकती हैं। लेकिन यहाँ पर भी आपको जब हम आगे चलेंगे देखेंगे कि अगर मान लीजिए केंद्र सरकार ने भी कानून बनाया, राज्य सरकार ने भी कानून बनाया किसी पर्टिकुलर मैटर के ऊपर, और राज्य सरकार अगर केंद्र सरकार के कानून का उल्लंघन कर रही है ना, तो उस कंडीशन में केंद्र सरकार का कानून लागू हो जाता है, राज्य सरकार का कानून क्या हो जाता है, उस समय समाप्त हो जाता है। वो सब हम आगे पढ़ेंगे। अभी आपको बेसिक बेसिक चीजें समझनी है सिर्फ। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताओ, फिर हम लोग चलेंगे इसके आगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। सातवीं अनुसूची जो है ना अंकित, उसमें केंद्र और राज्य के विधायी संबंधों का बंटवारा है। यानी सातवीं अनुसूची में यह बताया गया है केंद्र सरकार किन विषयों पर कानून बनाती है, राज्य सरकार किन विषयों पर कानून बनाती है। अब देखिए मैंने आपको यह बताया संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। यहां पर बताया कि इसमें वर्तमान में 100 सब्जेक्ट हैं, प्रेजेंट में क्या है 61 है, और यहां पर क्या है प्रेजेंट में 52 सब्जेक्ट हैं। लेकिन याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वें संविधान संशोधन से पहले इस राज्य सूची के अंदर कितने विषय थे 66, इसके अंदर कितने विषय थे 47, और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या होता है 5 विषय को यहां से निकालकर किधर डाल दिया जाता है, समवर्ती सूची में डाल दिया जाता है। यानी ये पॉइंट ये नोट कर लिया आप लोगों ने, ये वाला पॉइंट आप लोगों ने लिख लिया है, और जितने भी पॉइंट्स लिख रहा हूं ईच एंड एवरी पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक लाइन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो भी बोर्ड पर लिखा जा रहा है कहीं से भी आपके एग्जाम में सवाल बन सकता है ना, और हर एक पॉइंट से आपके एग्जाम में सवाल पूछा गया है। ये बेसिक है, तो इसका मतलब ये नहीं समझना है आपको कि सवाल यहां से नहीं बनता है। अब देखिए 42वां संविधान संशोधन हुआ था, यानी 42वें संविधान संशोधन से पहले 42वें संविधान संशोधन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, आप लोगों को पता होगा, लघु संविधान भी कहते हैं, संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 5 विषय को क्या किया गया था, राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। बाय 42nd Constitutional Amendment Act of 1976, 5 subjects were transferred from state list to concurrent list। तो आपके मन में ये सवाल उठना चाहिए, सर ये 5 सब्जेक्ट कौन कौन से थे, ये 5 सब्जेक्ट कौन कौन से थे जिसको कि राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया, और ये 5 सब्जेक्ट के नाम भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक था फॉरेस्ट, और यू कैन से 1, सेकेंड वन इज एजुकेशन या फिर शिक्षा, थर्ड वन इज वाइल्ड लाइफ और वी कैन से वन्य जीव, then fourth one is weight and measurement और we can say भार एवं मापन and fifth one is administration of court एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। हिंदी में लिख लीजिएगा इसको,
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर अन्य न्यायालयों का प्रशासन, सुप्रीम तथा हाई कोर्ट के अलावे अन्य न्यायालय का प्रशासन, अन्य न्यायालय का प्रशासन। और यहां से आपके एग्जाम में कई बार सवाल पूछा जाता है कि किस विषय को ट्रांसफर किया गया था, किस विषय को ट्रांसफर नहीं किया गया था। ठीक है, यानी कि यहां पर क्या होता है, मैंने क्या बताया कि 42वें संविधान संशोधन से पहले, 42वें संविधान संशोधन से पहले क्या था, स्टेट लिस्ट के अंदर आपके सब्जेक्ट थे 66 और समवर्ती सूची के अंदर विषय थे आपके 47। ठीक है, तो याद रखिएगा जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो राज्य सूची के इन 5 विषयों को हमने किस में डाल दिया, समवर्ती सूची में डाल दिया। यानी कि पहले इस 5 विषयों पर राज्य सरकार ही कानून बना सकती थी, लेकिन अब ये समवर्ती सूची में है, तो यानी कि अब इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। वन के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, वन्य जीव के ऊपर, भार एवं मापन के ऊपर, जो वेट एंड मेजरमेंट है इसके ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोर्ट एक्सेप्ट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर जो अन्य न्यायालय हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है यानी जिला न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय है ना, और भी जो न्यायालय है, उसके प्रशासन के लिए जो है वहां पर दोनों ही कानून बना सकती है, याद रखेंगे। क्लियर है? अच्छा, क्या समझ में नहीं आया है अभिषेक जी आपको, ये बताइएगा आप थोड़ा सा, है ना, बताइए। क्या आपको समझ में नहीं आया, ये बताइए। सर व्हाट इज मेजरमेंट एंड वेट, देखिए वेट एंड मेजरमेंट के मतलब ये है कि कहाँ कैसे किसी वस्तु को कैसे मेजर किया जाएगा, जमीन लैंड है उसका मेजरमेंट किस तरीके से होगा, वो है उसके अंदर, है ना। बताइए अभिषेक कुमार साक्षी जी, क्या आपको समझ में नहीं आया, आप बताओ। हाँ, नाप तौल लिख सकते हैं इसको। 42वें संविधान संशोधन को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। सीएए का मतलब है यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सीएए का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम बोलते हैं इसको हिंदी में। हाँ? अगर किसी स्टेट में डिफरेंट वेट एंड मेजरमेंट क्राइटेरिया होगा तो कन्फ्लिक्टिंग नहीं होगा। देखिए केजीएस यूजर जी, जब हम जमीन के माप की बात करते हैं तो आप देखें हर स्टेट में अलग अलग होता है जमीन का जो मेजरमेंट होता है, हर स्टेट में मतलब डिफरेंट डिफरेंट वो होता है, अलग अलग तरीके से वो किया जाता है, कहीं पर कट्ठे में कुछ होता है, कहीं पर कुछ होता है ना। तो आर्टिकल 248 ये कहता है शबनम कि अगर कोई विषय इन 3 लिस्ट के अंदर नहीं है तो वैसे विषय को क्या कहेंगे, रेजिडुअरी विषय कहेंगे, रेजिडुअरी सब्जेक्ट या अवशिष्ट विषय कहेंगे, जो कि इन 3 सूची में से किसी में नहीं है। और उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, संसद को होगा, यानी कि पार्लियामेंट को। ठीक है, और 5 नंबर जो है खुशी इसमें यह है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कानून कौन बनाएगी, उसका कैसे शासन होगा, वो तो पार्लियामेंट बनाएगी, है ना। लेकिन उसके अलावा जो बाकी के अन्य कानून हैं, है ना, बाकी के जो अन्य आपके मतलब कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है ना, और भी कई सारे कोर्ट होते हैं, उसके प्रशासन के लिए क्या कौन कानून बनाएगी, तो वो दोनों मिलकर के दोनों ही बना सकती है। एससी का मतलब है सुप्रीम कोर्ट, एचसी का मतलब है हाई कोर्ट, है ना, सर्वोच्च न्यायालय, और एचसी का मतलब है उच्च न्यायालय। आ गई बात समझ में, कैन आई मूव नाउ, अब हम आगे मूव कर सकते हैं। हाँ अभिषेक जी, आपको बात समझ में आया या नहीं आया, प्रीति टाइम चेंज नहीं हो सकता है, अभी वर्तमान में यही टाइम रहेगा। आगे देखते हैं, अगर अभी 10 दिन के आसपास तो कम से कम यही समय रहेगा, आगे अगर देखते हैं पॉसिबिलिटी होती है, चांसेस होते हैं, तो देखते हैं। कैन आई मूव, आगे चलें। रेजिडुअरी लिस्ट का कोई एग्जांपल है, जैसे साइबर लॉज,
है ना, साइबर लॉज, साइबर क्राइम जो होता है उससे रिलेटेड जो लॉज हैं, है ना, वो सब। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। नेक्स्ट है याद रखिएगा राज्य विधानमंडल या स्टेट लेजिस्लेचर। राज्य विधानमंडल उस राज्य के लिए कानून बनाती है जिस राज्य का वो है ना, उस राज्य के लिए कानून बनाती है। स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ फॉर दैट स्टेट। स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ फॉर दैट स्टेट। स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ फॉर दैट स्टेट। यानी जैसे मान लीजिए यूपी का विधानमंडल है ना, वो सिर्फ और सिर्फ यूपी के लिए कानून बना सकता है। ओके, अगर बिहार का विधानमंडल है ना, वो सिर्फ बिहार के लिए कानून बना सकता है। इस तरह महाराष्ट्र का है तो महाराष्ट्र के लिए कानून बना सकता है, राजस्थान का राजस्थान के लिए बना सकता है। ओ माय गॉड, लिख देता हूं, ठीक है, लिख देता हूं, परेशान मत होइए आप लोग। बी सिंसियर इन क्लास प्लीज। आप ना क्लास में थोड़ा अटेंटिव रहा करो। आई टोल्ड 5 टाइम्स अबाउट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट है, एससी का मतलब हाई कोर्ट है। इट मीन्स यू आर नॉट सिंसियर, है ना। अटेंटिवनेस, है ना, अटेंटिवनेस जो है बहुत जरूरी होता है क्लास में। एक आपको अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा क्लास में, है ना, ठीक है। तो इसको मैंने कम से कम 4-5 बार बोला। एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट है, एचसी का मतलब हाई कोर्ट है। राज्य विधानमंडल उस राज्य के लिए कानून बनाती है, यानी कि जैसे मान लीजिए बिहार, बिहार जो है उसने अपने राज्य के अंदर शराबबंदी का कानून बनाया। ये क्या झारखंड में लागू हुआ? क्या उत्तर प्रदेश में लागू हुआ? क्या ये किसी और राज्य में लागू हुआ? नो। इसी तरह अगर मान लीजिए यूपी लेजिस्लेचर कोई कानून बनाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ यूपी में लागू, वो दूसरे राज्य में लागू नहीं हो। यानी कि कोई भी राज्य जो है, जब राज्य विधानमंडल कोई कानून बनाती है तो वो उस पर्टिकुलर स्टेट में ही लागू होता है। और जब स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो आपको बताया अभी द्विसदनात्मक विधानमंडल जो होता है, जहां पर द्विसदनात्मक विधानमंडल है वो किससे किससे मिलकर बनेगा? विधान सभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर बनेगा। यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल प्लस गवर्नर, जहां पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है जो कि 6 राज्य हैं ऐसे। बाकी जो यूनिक कैमरल लेजिस्लेचर है, जहां पर एक सदनीय विधानमंडल है, वहां पर जो राज्य विधानमंडल का गठन होता है वो कैसे होता है? विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर होता है, ठीक है। और राज्य विधानमंडल जो है, याद रखिएगा, ये किसके किसके ऊपर कानून बनाएगी? तो आपको अभी बताया है राज्य विधानमंडल किन किन विषयों के ऊपर कानून बनाएगी। तो राज्य विधानमंडल राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाएगी। राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के विषय के ऊपर कानून बनाएगी। समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाती है, कानून बनाती है। यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ ऑन subject of state list and concurrent list and concurrent list. Is it clear to everyone? यहां तक बात समझ में आएगी? That's all about legislature, legislative के बारे में हम लोगों ने बात कर ली कि विधायिका क्या होती है और विधायिका के क्या क्या कार्य होते हैं। Now we will discuss executive. एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका क्या है। अगर यहां तक किसी भी सज्जन को कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं, है ना, बिना किसी उसके, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो। कितने विधानमंडल हैं टोटल? देखिए 28 राज्य में है और 3 यूनियन टेरिटरी में, यानी कि टोटल आपका 28 3 31।
31 से। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका। इसका कार्य कानून को लागू करना है। जो कानून लेजिस्लेटिव ने बनाया है उसको क्या करना है, लागू करना है। ठीक है, इट्स वर्क फंक्शन लिख लीजिएगा, इट्स फंक्शन इज implementation ऑफ लॉ। ठीक है, हाँ बिल्कुल, संसद जो कानून बनाती है वो पूरे देश में लागू होती है। ठीक है, राज्य सूची और समवर्ती सूची में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे तनु, जब हम केंद्र राज्य संबंध पढ़ेंगे, सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़े, तो वहां पर आपको बताएंगे कि राज्य सूची में कौन कौन से विषय हैं, समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय हैं। वी विल डिस्कस इट इन डिटेल, है ना, वहां पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, अभी बस आपको बेसिक मैं समझा रहा हूं, है ना। अभी तो हम इसको बस खाली आपको बता रहे हैं, ऊपर ऊपर बताते जा रहे हैं कि ये क्या है ना, ताकि आपको चीजें समझ में आए आगे चलकर। अब देखिए, जो ये एग्जीक्यूटिव है इसका काम क्या होता है, कानून को लागू करना होता है ना। और ये दो प्रकार के होते हैं एग्जीक्यूटिव। एक होता है ना टेम्पररी एग्जीक्यूटिव होता है, और एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है। एक कैसा एग्जीक्यूटिव होता है, परमानेंट, जो अस्थायी रूप से कार्य करती रहती है अपना। परमानेंट एग्जीक्यूटिव या जिसे कहते हैं अस्थायी कार्यपालिका, जो अपना कंटिन्यू वर्क करती रहती है, परमानेंट तरीके से काम करती रहती है। ठीक है, और याद रखिएगा ये जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है इसमें कौन आता है, इसमें आता है नौकरशाही। नौकरशाही जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी, इसके अंदर आपका आता है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, है ना, जो भी आपके ऑफिसर्स वगैरह हैं, एसडीएम, डीएसपी, बीडीओ, जो भी अधिकारी वगैरह हैं, जो आपके मान लीजिए एक कांस्टेबल भी है, वो भी अगर ट्रैफिक मतलब पुलिस पर ट्रैफिक उस पर खड़ा होकर कानून का पालन करवा रहा है, ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, और वो कैसा एग्जीक्यूटिव है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, अस्थायी कार्यपालिका है, क्योंकि वो परमानेंट तरीके से क्या कर रही है, वर्क कर रही है। ठीक है, और एक एग्जीक्यूटिव होता है, ब्यूरोक्रेसी में आप लिख सकते हो आईएएस, आईपीएस, है ना, मैंने आपको मतलब समझना है। एंड दूसरा होता है आपका टेम्पररी एग्जीक्यूटिव। टेम्पररी एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं। टेम्पररी एग्जीक्यूटिव में क्या होता है आपका, इसमें आता है अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका जो होती है, जो हर 5 साल में क्या होती है, बदलती रहती है ना, जो हर 5 साल में क्या होती रहती है, बदलती रहती है, जिसको आप हर 5 साल में चुनकर भेजते हैं, यानी जो गवर्नमेंट वहां पर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या फिर उसे क्या कहते हैं, मंत्री परिषद। जो जैसे राज्य के अंदर अगर हम बात करें तो राज्य का जो मंत्री परिषद होता है उसको यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं। स्टेट का जो मंत्री परिषद होता है, जो मतलब सॉरी जो सेंटर का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, केंद्र सरकार का, उसको यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं, जिसका गठन आर्टिकल 74 के तहत होता है। हमारे संविधान में एक आर्टिकल है 74, वो कहता है कि देयर शैल बी ए यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। यानी कि संघ में एक मंत्री परिषद होगा, जो राष्ट्र, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, और वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति को उनके कार्य में क्या करेंगे, सलाह एवं सहायता प्रदान करेंगे। ठीक है, देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज का जो टर्म होता है दैट इज 65 ईयर, एंड हाई कोर्ट के जज का जो टर्म होता है दैट इज 62 ईयर। ठीक है, क्लियर है उदय जी, हम लोग इन सब के बारे में बात करेंगे। तो जैसे देखिए केंद्र सरकार का अपना मंत्री परिषद है जिसका गठन आर्टिकल 74 के तहत होता है, उसी तरह हर राज्य का भी अपना मंत्री परिषद होता है। जैसे हर राज्य में चीफ मिनिस्टर होता है ना,
कि पूरे राज्य का एक ही चीफ मिनिस्टर है, नहीं, हर राज्य में अलग अलग चीफ मिनिस्टर है। क्योंकि आर्टिकल 163 जो है वो कहता है हर राज्य में क्या होगा, अपना स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, राज्य मंत्री परिषद होगा। ये क्या होते हैं कि ये हर 5 साल में, कई बार क्या होता है 2 ही साल में बदल जाता है, कई बार 3 साल में बदल गए, लेकिन नॉर्मली ये 5 साल में क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को टेम्पररी एग्जीक्यूटिव कहते हैं या अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। इसका क्या फंक्शन होता है वी विल डिस्कस टुमारो। और कल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट का टाइप, जो डेमोक्रेसी क्या है, ऑटोक्रेसी क्या है, प्लूटोक्रेसी क्या है, वी विल डिस्कस टुमारो टाइप ऑफ गवर्नमेंट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। अभी मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं, अभी आपका 6-7 दिन सिर्फ और सिर्फ बेसिक चलेगा, है ना। सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे अभी हम लोग बेसिक पढ़ेंगे। फंटूस अभी ना तुम 6-7 दिन बाबू रुको, ठीक है। अभी तुम 6-7 दिन के बाद तुमको चीजें समझ में आएगी तुम लोग क्या पढ़ने वाले हो, है ना। अभी जो कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं ना कि अरे यार ठीक है क्या पढ़ा रहे हैं सर, बेसिक बेसिक। अभी जब आगे चलेंगे ना हम लोग 10 से 15 दिन के बाद, जब फ्लो में जब जाएगा हमारा पॉलिटी, तब आपको पता चलेगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और क्या पढ़ रहे हैं, है ना। 10 किताब भी पढ़ोगे तो जितना कंटेंट यहाँ पर दिया जाएगा ना आपको, 10 किताब पढ़ने के बाद भी आपको वो कंटेंट ढूंढने पर भी नहीं, क्योंकि कई सारी किताबों का यहाँ पर निचोड़ दिया जाता है आपको, कई सारे पेपर को एनालाइज किया जाता है, तब जाकर के आपको यहाँ पर कंटेंट दिया जा रहा है कि आखिर एग्जाम में सवाल कैसे बनते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलता है यहाँ पर कंटेंट दिया। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए, अभी बस बेसिक चल रहा है, चलने दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।